वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फर्स्ट ईयर एसडीपी के सेकंड सेमेस्टर में पशुपालन प्रसार यानी एनिमल हस्बेंड्री एक्सटेंशन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज पहला लेसन हम शुरू करने जा रहे हैं सेकंड सेमेस्टर का, लेसन नंबर 13, भारत में पशुपालन विकास का इतिहास यानी हिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डेवलपमेंट प्रोग्राम इन इंडिया। यानी भारत में जो पशुपालन का विकास हुआ उसका इतिहास क्या है, कैसे कैसे शुरुआत हुई उसकी, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आपने फर्स्ट सेमेस्टर में एक्सटेंशन के बारे में पढ़ा कि एक्सटेंशन क्या है और इसके जैसे एक्सटेंशन किस प्रकार से किया जाता है, नेता के गुण क्या होते हैं, विकास योजनाएं पशुपालन विभाग की कौन कौन सी हैं, और पशु मेलों के बारे में, और पशुओं को मेले में ले जाने या खरीद बेचने के लिए कैसे तैयार करते हैं, इन बातों का आपने अध्ययन किया अच्छी तरह से। अब हम आपको पढ़ाएंगे आज हिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डेवलपमेंट प्रोग्राम इन इंडिया। अपना देश आज़ाद हुआ सन 1947 में। सन 1947 में अपना देश आज़ाद हुआ। उससे पहले आज़ादी से पूर्व पशुपालन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं यानी जिनको अपने बोलते हैं जो स्वयं से, कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो अपने हिसाब से काम करती हैं, उनको नॉन गवर्नमेंट एजेंसी बोलते हैं, NGO। एन फॉर नॉन, G फॉर गवर्नमेंट, A फॉर एजेंसी। नॉन गवर्नमेंट एजेंसी वो गवर्नमेंट की एजेंसी नहीं होती, लेकिन वो गवर्नमेंट से या वर्ल्ड बैंक से या ऐसी संस्थाओं से फंडेड होती है, उनको फंड मिलता है और वो ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से काम करती है पशुपालन के विकास के लिए। और उनका रजिस्ट्रेशन जो है, उनका रजिस्ट्रेशन होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में। कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी सहकारी समिति जो है उसके एक्ट में इनका रजिस्ट्रेशन होता है। भारत सरकार ने कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 पारित किया। 1912 में कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट पास किया, यानी सहकारी समितियों का निर्माण, जिसमें ग्राम स्तर पर समितियां बनाई गई और उनको इस एक्ट के तहत रजिस्टर्ड किया गया। उन्होंने अपने विधान बनाए, अपने सदस्य बनाए, उनका चुनाव किया, फिर उन विधान के अनुसार उन्होंने काम किया। जो गवर्नमेंट उनको फंड दिया उसके हिसाब से उन्होंने डेवलपमेंट के काम किए। सबसे पहले 1922 में आज़ादी से पूर्व 1922 में टैगोर रूरल रिकंस्ट्रक्शन संस्थान शांति निकेतन, बंगाल प्रदेश में, बंगाल में जो शांति निकेतन है जगह है, वहाँ पे टैगोर रूरल रिकंस्ट्रक्शन संस्थान NGO था ये। इसने 8 गांव गोद लिए, वहाँ के 8 गांवों को गोद लिया और उन गांवों में डेयरी और मुर्गी फार्म स्थापित किए और उसको विकास किया, मतलब डेयरी का और मुर्गी पालन का। और 1934 में आदर्श सेवा संघ पौड़ी, ये उत्तर प्रदेश, आदर्श सेवा संघ पौड़ी मध्य प्रदेश में, पौड़ी और ग्वालियर, इस संस्था का नाम था आदर्श सेवा संघ पौड़ी मध्य प्रदेश में। और 1934 में इसने पौड़ी और ग्वालियर के 232 गांवों में पशु प्रजनन यानी पशुओं का गर्भाधान कराना, उनसे बच्चे पैदा करना अच्छी नस्ल के, और उनके प्रबंधन के उत्थान के लिए कार्य प्रारंभ किए। उसके बाद में मार्थेंडम ग्राम में पुण्य निर्माण एक संस्था है, उसके अंतर्गत मद्रास राज्य के मार्थेंडम और रामानाथमपुरम, पाटनचेरी और ट्रावनकोर जिले, ये 4 जिले थे जहाँ पे मार्थेंडम ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्था ने 1935 में एक सांड का क्लब बनाए, सांड जहाँ पे सांड रखते थे वो क्लब बनाए, लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए। सांड क्लब, बुल क्लब बोले जिनको, सांड क्लब, उससे वो
पशुओं को अच्छी नस्ल के सांड रखते थे और उससे उस एरिए के गायों को गर्भित करवाते थे। जब भी गाय बोलती थी या हीट में आती थी तो उससे गर्भित करवाते थे और उनसे अच्छी नस्ल के बछड़े बछड़ियाँ पैदा करते थे। और अंडे के लिए विक्रय करने के लिए सहकारी समिति बनाई उन्होंने। सहकारी समितियाँ, जैसे आपने सहकारी समिति के उपभोक्ता भंडार देखा होगा, आप जगह जगह मिलेंगे आपको, उसी तर्ज पे उन्होंने विक्रय सहकारी समिति अंडों के लिए निर्माण किया, कार्य किया। और ये काम उन्होंने 100 गाँव में शुरू किया। 100 गाँव में, उन 100 गाँव का उन्होंने इस तरह से विकास किया। एक मद्रास स्टेट में पशु विकास कार्यक्रम के फिरका डेवलपमेंट के तहत 1946 में ये कार्य उन्होंने प्रारंभ किया। और ब्रिटिश काल में, जब ब्रिटिश का राज्य था, ब्रिटिश साम्राज्य था अपने देश में, उनका राज्य था या नाम उनके अधीन थे 1947 से पहले, तब पशुओं को बीमारी से बचाने के लिए ब्रिटिश काल में उन्होंने पशु चिकित्सालयों की स्थापना की थी। यानी अपने देश को आज़ाद होने से पहले जब हम गुलाम थे तभी उन्होंने, ब्रिटिश वालों ने यहाँ पे पशु चिकित्सालय स्थापित कर दिए थे। अब ये चीज़ें जो अब मैंने आपको बताई थी, ये कुछ समाज सेवी संस्थाओं ने पशुधन के विकास के लिए काम किए। तो ये आपको सन और संस्था का नाम और उन्होंने क्या क्या काम किए, कितने गाँव में काम किए, किस किस फील्ड में काम किए, ये आपको याद करने। अब जब देश आज़ाद हो गया 1947 में, उसके बाद में जो है ना, इस पशुपालन में विकास की लहर चल पड़ी, यानी बहुत विकास हुआ। पहले जो गाँव के समग्र विकास, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट बोलते हैं, समग्र विकास के लिए सामुदायिक कार्यक्रम, सामुदायिक मतलब जिसमें जन सहभागिता हो, वो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ सन 1952 से। और ये 1965 तक, 52 में शुरू हुआ, 1952 में देश की आज़ादी के बाद में, और ये 1965 तक ये कार्यक्रम भारत के सभी गांवों तक पहुंच गया। इस कार्यक्रम में किसानों की भागीदारी बढ़े तथा किसान इसे अपना कार्यक्रम समझे, इसलिए 1959 में, 1959 में पंचायती राज की स्थापना की गई। पंचायती राज आप अच्छी तरह जानते हो, पंचायती राज क्या है। पशुपालन के उत्पादन बढ़ाने के लिए, मतलब जैसे दूध का उत्पादन बढ़े, अंडों का उत्पादन बढ़े, ऊन का उत्पादन बढ़े, अगर जितने भी काम हैं उनका उत्पादन बढ़े, पशुपालन का कुछ महत्वपूर्ण काम जो है आज़ादी के बाद में किए गए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण था की विलेज स्कीम। की विलेज स्कीम, इस स्कीम के अंतर्गत ये की विलेज की स्थापना भी कब की, 1952 में की गई, 1952 में की गई। इस स्कीम के अंतर्गत 640 विलेज ब्लॉकों की स्थापना की गई। ब्लॉक होते हैं जहाँ पे एसडीएम हेडक्वार्टर जो है या वीडियो बैठता है, वहाँ पे वो ब्लॉक है। उन जगहों पे 640 ब्लॉकों को चिन्हित किया गया और वहाँ पे ये की विलेज के ब्लॉक बनाए गए, की विलेज के ब्लॉक बनाए गए। इसमें क्या होता था, एक ब्लॉक में जैसे अनूपगढ़ एक ब्लॉक था, एक आपका रावतसर ब्लॉक था, अनूपगढ़, रावतसर, और ये इस तरह से ब्लॉक थे जिनमें की विलेज की स्थापना की गई। बीकानेर में था, बीकानेर में कई जगह था, ऐसे मतलब कि जयपुर में कई जगह थे। तो वो एक ब्लॉक पे की विलेज स्थापित की गई। की विलेज का सेंटर था वहाँ पे एक सीनियर वेटनरी ऑफिसर, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी बैठता था और उसके अंडर में, उसके पास में वीए, एलएसए और बाबू वगैरह का स्टाफ होता था। उनके अंडर में इस किताब में दिए 4 उपकेंद्र स्थापित किए, लेकिन ज़्यादा उपकेंद्र थे। वो कम से कम एक की विलेज के अंडर में 8 उपकेंद्र होते थे, 8 या 9 उपकेंद्र होते थे अलग अलग गाँव में। ऐसे मतलब जगह पे ये केंद्र स्थापित किए गए जहाँ उसके 8 किलोमीटर के दायरे में, उस केंद्र के 8 किलोमीटर के दायरे में कम से कम 200 अच्छी नस्ल की दुधारू गाय और भैंसें होती थी। 208 किलोमीटर के रेडियस में 2000 अच्छी नस्ल की गाय और भैंसें दुधारू होती थी। तो वहाँ पे ये की विलेज स्कीम, की विलेज का मतलब होता है
जैसे आपके की नोट्स होते हैं, आप पढ़ते हो ना की नोट्स, कि ये की नोट्स है यानी बहुत महत्वपूर्ण नोट्स है जिसमें से एग्जाम में कुछ न कुछ आता है। इसी तरह से ये की विलेज था, बहुत महत्वपूर्ण गांव होता था जिसको सिलेक्ट करते थे ब्लॉक को, और उस सेंटर खोलते थे जहाँ पे अच्छी नस्ल के सांड, पहले अच्छी नस्ल के सांड रखते थे, फिर कृत्रिम गर्भाधान शुरू हो गया तो वहाँ पे कृत्रिम गर्भाधान का कार्य किया, उन्नत सांडों का उपयोग करते थे। उस क्षेत्र में खराब सांड जो होते थे यानी बछड़े जो खराब घूमते थे, जिनकी कोई नस्ल नहीं होती थी, लोग छोड़ देते थे, उनका बधियाकरण करते थे, नस्ल सुधार के लिए उनका बधियाकरण करते थे। और उसके बाद में उस एरिया में एक फार्म होता था उनके पास। जैसे अनूपगढ़ में जब की विलेज थी तो अनूपगढ़ के पास में 2 मरबे ज़मीन थी नेरी, वहाँ पे चारा उगाते थे, अच्छी किस्म का चारा उगा के उसका बीज जो है वो पशुपालकों को बांटते थे ताकि वो अपने खेतों में अच्छी नस्ल का चारा उत्पादन करके उन गायों भैंसों को खिलाए तो उनकी हेल्थ अच्छी हो। और अच्छे नस्ल का सांड होता था, उससे उनको नए दूध करवाते थे। या फिर जब AI शुरू होगी कृत्रिम गर्भाधान, तो कृत्रिम गर्भाधान से उनको ज्ञापन करते थे। रोगों से बचाव के लिए विशेष ध्यान देते थे, यानी वैक्सीनेशन करना, लोगों में जागरूकता पैदा करना और ट्रीटमेंट पर विशेष ध्यान देते थे। यानी सब सेंटर जो होते थे वो ब्रीडिंग के साथ साथ में उनके पशुओं का टीकाकरण भी करते थे और उपचार कार्य भी करते थे। ये जो स्कीम थी ये पशु चिकित्सालय के अलावा थी, पशु चिकित्सालय भी था, जैसे अनूपगढ़ में पशु चिकित्सालय भी था, लेकिन ये की विलेज का सेंटर भी था वहाँ पे। तो अब आपको ये की विलेज स्कीम समझ में आ गई कि इसका क्या मतलब था। उसके बाद में फिर शुरू हुआ प्रोग्राम समग्र गो वंश विकास कार्यक्रम, जिसे बोलते हैं इंटेंसिव केटल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ICDP, समग्र गोवंश विकास कार्यक्रम। यानी गोवंश के सभी प्रकार का विकास करने के हिसाब से भारत के 20 राज्यों में यानी 20 स्टेट्स में 114 ICDP स्थापित किए गए। ये ICDP सेंटर जो है इंटेंसिव केटल डेवलपमेंट सेंटर जो है, प्रोग्राम सेंटर जो है, ये ऐसे क्षेत्रों में स्थापित किए गए जहाँ अच्छा दूध उत्पादन होता था, जहाँ दूध अच्छा होता था, पशुओं में अच्छे दुधारू पशु होते थे, वहाँ ये सेंटर स्थापित किए गए। और उस टाइम क्या कि इनके विकास के साथ साथ देखा गया कि भाई दूध का उचित भाव मूल्य नहीं मिलता है बाज़ार में, तो राजस्थान में बीकानेर में ICDP जो है सन 1967 में खोला गया और दूध के क्रय विक्रय के लिए सहकारी डेयरी स्थापित की गई। सहकारी डेयरी जो आज भी मतलब डेयरी है, जैसे आपका मानगढ़ गंगानगर गंगमूल डेयरी है, ऐसे डेयरी का स्थापना की गई। और उस टाइम जो है दूध, डेयरी से दूध दिल्ली को भी सप्लाई करते थे, इतना दूध होता था कि उसको दिल्ली तक भी सप्लाई करते थे। अब की विलेज के जितने काम थे, की विलेज के जितने भी स्कीम थे, वो सभी कार्यक्रम ICDP में सम्मिलित कर लिए गए। ICDP के जो सेंटर थे उनमें फिर ये की विलेज के जितने काम थे ना, जो मैंने ऊपर गिनाए थे आपको, कि कृत्रिम गर्भाधान काम कर, उन्नत सांडों का उपयोग, खराब सांडों का बधियाकरण करना, उन्नत चारा उत्पादन, रोगों से बचाव, टीकाकरण, उपचार पर विशेष ध्यान, ये ध्यान की विलेज स्कीम के बाद में आपके ICDP में दिया गया। फिर इसके आधार पे क्या है कि संकर प्रजनन यानी क्रॉस ब्रीडिंग पर ज़्यादा ध्यान दिया गया, देसी नस्लों के साथ साथ में क्रॉस ब्रीड पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। और दाना मिश्रण बनाने की फैक्ट्री स्थापित की गई। कोऑपरेटिव जो डेयरी है उन्होंने ये दाना मिश्रण बनाने की फैक्ट्री स्थापित की, तो किसानों को दाना मिश्रण उचित मूल्य पर उपलब्ध कराया गया। उचित मूल्य पर उनको दाना मिश्रण उपलब्ध कराया गया सहकारी ये जो फैक्ट्रियाँ थी उनके। और किसानों से उनके गांव में जाके उचित मूल्य पर फेट के आधार पर, आपने डेयरी अगर नहीं देखी है तो आपको भ्रमण पे डेयरी ले जाएंगे, तब आपको बताएंगे कि डेयरी क्या काम करती है, कैसे करती है। उनको दूध का क्रय करवाया गया उनका उचित मूल्य पे। उसके बाद में फिर प्रोग्राम चला श्वेत क्रांति प्रोग्राम, वाइट ऑपरेशन फ्लड बोलते हैं जिसको। ये गुजरात में शुरू किया था, गुजरात राज्य में आनंद में सहकारिता पर आधारित अमूल डेयरी ने
अमूल डेयरी वहाँ स्थापित की गई। ये अमूल डेयरी जो है डॉक्टर कुरियन थे, वेटनरियन थे वो डॉक्टर कुरियन, उन्होंने इसकी स्थापना की थी और इसने आशातीत सफलता प्राप्त की। इसी को आधार मानकर पूरे भारत में कोऑपरेटिव प्रोग्राम जो है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू दूध को इकट्ठा करना डेयरी के थ्रू, वो पूरे भारत में चलाया गया। और ये प्रोग्राम जो है 3 चरणों में चलाया गया। 3 चरणों में कैसे चलाया गया? पहला चरण था 1 जुलाई 1970 से 31 मार्च 1981 तक। दूसरा चरण था 2 अक्टूबर 1979 से 31 मार्च 1985 तक। और तीसरा चरण था 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1996 तक। अब इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो है सहकारिता के आधार पर ग्राम दुग्ध उत्पादक समिति स्थापित की गई। पहले ग्रामों में दुग्ध उत्पादक समिति, उन्हीं के गांवों के लोगों की समिति बनाई गई और फिर उन्होंने जिले स्तर पर डेयरी स्थापित की, सहकारी समिति बनाई। और ये जो उत्पादक समिति थी, दुग्ध उत्पादक ग्राम सहकारी समिति, ये किसानों को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराती थी और उनका दूध का उचित मूल्य पर खरीदती थी उनसे। फिर जिला स्तर पर दूध उत्पादक सहकारी समितियाँ बनाई गई और जिनके सदस्य जो है ग्राम स्तर की समितियों से लिए गए और ये फिर बड़े बड़े मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट लगाए गए और साथ में फीड फैक्ट्री भी स्थापित की, जिस जिला स्तर से दूध को प्रोसेस कर बेचा गया। प्रोसेस करके जिला स्तर से दूध को आगे बेचा गया और दूध के अन्य पदार्थ बनाए गए, जैसे घी है, बटर है, चीज़ है, जो भी है चीज़ें वो उन्होंने बना के किसानों की जो समिति है उनको आर्थिक लाभ पहुंचाया गया। आज ये प्रोग्राम जो है सहकारी समितियों वाला, डेयरी वाला, ये लगभग पूरे हिंदुस्तान में सुचारू रूप से चल रहा है। इसके अलावा गाय भैंस के अलावा अन्य पालतू पशु पक्षियों के नस्ल सुधार के लिए चारा दाना, रोगों की रोकथाम तथा बाजार व्यवस्था आदि अनेक कार्यक्रम भी किए गए। जैसे मुर्गियों के बारे में, पशुओं की नस्ल सुधार कार्यक्रम में की विलेज स्कीम तथा समग्र विकास कार्यक्रम अनुपयोगी होने पर, ये प्रोग्राम बाद में क्या अनुपयोगी हो गया। इसका प्रोग्राम जो है ना ये सक्सेस नहीं हुआ, अनुपयोगी जब लगने लगा तो राजस्थान में जो तरल वीर्य यानी सीमन लिक्विड पहले यूज़ करते थे, लिक्विड वीर्य यूज़ करते थे एआई के लिए, उसको फ्रोजन सीमन का कार्यक्रम चालू किया। नहीं, उसको लिक्विड नाइट्रोजन में फ्रोजन करके, जैसे आप जानते हो ये अभी एआई जार आपने देखे होंगे 3 लीटर के 11 लीटर के जो यूज करते हैं जिनमें लिक्विड नाइट्रोजन होती है, वो उसका प्रोग्राम शुरू किया गया, जिसे अच्छी तरह से चलाने हेतु भारत सरकार ने राजस्थान सहकारी अधिनियम 1958 के तहत 25 मार्च 1998 को राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड, ये स्वयं स्वायत्त शासी संस्था है, जिसका रजिस्ट्रेशन जो है सोसाइटी एक्ट में किया गया है और ये अपने डायरेक्टरेट में ही स्थापित है। जहाँ अपना निदेशालय है जयपुर में, वहीं पे ये RLDB बोलते हैं इसको, राजस्थान लाइवस्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड। और इसके तहत दिशा निर्देश में 26/2/2001 को राष्ट्रीय गाय एवं भैंस प्रजनन परियोजना के क्रियान्वयन के लिए इसको राज्य क्रियान्वयन एजेंसी घोषित किया गया। RLDB जो है वो आपको जब आप क्लास में आना शुरू करोगे, जैसे ही अपना कॉलेज लगेगा, तब आपको इसके बारे में अच्छी प्रकार से समझाएंगे। अभी आपको सुपरफिशियल बता रहा हूँ मैं, लेकिन जब आप मेरे सामने बैठोगे तब आपको अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। तो RLDB जो है राजस्थान लाइवस्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड जयपुर में स्थापित है और ये पशुपालन में जो पशुधन की ब्रीडिंग की जो योजनाएं हैं, ब्रीडिंग की पशु नस्ल सुधार के बारे में काम करती है। क्या क्या काम करती है? एक तो ये कृत्रिम गर्भाधान का सुदृढ़ीकरण और संचालन RLDB द्वारा किया जाता है। तरल नत्रजन जो लिक्विड नाइट्रोजन का परिवहन जो होता है या वितरण का कार्यक्रम है, उसका सुदृढ़ीकरण जो है ये काम भी RLDB द्वारा किया जाता है। बछड़ा पालन पशुपालक के द्वार, यानी अच्छी नस्ल के जो बछड़े पशुपालक के घर पे पैदा होते हैं
उनको माँ के दूध को पर लैक्टेशन दूध अच्छा होता है उनके ब्यांत में, उसको देसी नस्ल के यानी अपने इंडिजिनस ब्रीड के, जैसे राठी के हैं, थारपार करके हैं, आपके गिर के हैं, इनके बछड़े जो है वो पशुपालक घर पे पालता है और उसके एवज में उसको सरकार ये RLD जो पैसे देती है कुछ, उससे वो बछड़ा तैयार कर लेता है, जिसमें इनको करीब मेरे ख्याल से बछड़ा एक तैयार करता है 10,000 रुपये देते हैं। फिर उन बछड़ों को सांड बनने पे आवश्यकता अनुसार डेयरी में, गौशालाओं में, फार्म में वितरित किए जाते हैं। उन्नत प्रजनन कार्यक्रम हेतु सहायता, कोई उन्नत प्रजनन कार्यक्रम उसमें सहायता प्रदान करता है। प्राकृतिक प्रसेवा हेतु, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पशु चिकित्सालय से उनका संबंध नहीं होता, यानी वो पशु चिकित्सालय से 8-10 किलोमीटर की दूरी पे होते हैं, तो वहाँ पे वो AI नहीं करवा सकते। उनके अगर मान लो 100 भैंसें गाय हैं तो उनको सांड अच्छी नस्ल के उपलब्ध कराते हैं ये RLDB, जहाँ पे अपने फार्म है, नागौर में है या डग में फार्म है या रामसर में है, जैसे अजमेर में, वहाँ पे अपने रामसर में बकरे तैयार करते हैं सिरोही नस्ल के, और आपके जो नागौर है वहाँ पे मुर्रा के भैंस जोटे जिसे बोलते हैं वो तैयार करते हैं। 2.5 साल के करने के बाद फिर पशुपालक की आवश्यकता अनुसार उनको चयन करके उनसे एफिडेविट भरवाते हैं और उनको फिर देते हैं। वो उसके एवज में उनसे शायद 3,000 रुपये ऐसा कुछ रकम लेते हैं वो पालने की, बाकी उसको फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया एक प्रकार से। और एक जो फील्ड में कृत्रिम गर्भाधान का नेटवर्क चल रहा है उसका सुदृढ़ीकरण भी RLDB द्वारा किया जाता है। फिर RLDB जो है वो पशु बांझपन निवारण शिविर आयोजित करवाती है हॉस्पिटल से, पशु बांझपन निवारण शिविर आयोजित कराती है, जिसके लिए वो दवाइयाँ उपलब्ध कराते हैं और पशुपालकों को जब शिविर लगाते हैं उनको कुछ पैसे देते हैं ताकि उसके हिसाब से वो आना शुरू करे पशु लेके। और राष्ट्रीय, राज्य, संभाग स्तरीय संगोष्ठियों का आयोजन करते हैं। इसके लिए AI के लिए संगोष्ठियाँ होती है। कहाँ कहाँ होती है? इंडिया लेवल पे, अपने राज्य स्तर पे जयपुर में हो गई, और संभाग स्तर पे उदयपुर में, बीकानेर में, कोटा में, अजमेर में, इस तरह से गोष्ठियाँ करते हैं डॉक्टरों की, कंपाउंडरों की, पशुपालकों को। उसके लिए भी RLDB जो है वो सहायता प्रदान करता है। पशुधन बीमा योजना, बीमा आपने पीछे पढ़ा होगा कि बीमा, जैसे आपने पीछे एक चैप्टर में शायद आपको पढ़ाया होगा, पशुओं का बीमा जो अनुदान दर पे करते हैं, तो वो भी जो है RLDB करवाती है। राज्य स्तरीय पशु मेलों का विकास, जो अपने 10 राज्य स्तरीय मेले लगते हैं, जो आपने पहले मेलों के बारे में पढ़ा है, वो मेले आयोजन जो है ना, उसका भी सारा खर्चा जो है वो ये RLDB देती है और उसका विकास भी RLDB करती है। अब आपने राजस्थान में पशुधन विकास योजनाओं का विस्तृत विवरण जो है चैप्टर नंबर 10 में पढ़ रखा है, उसको अच्छी तरह से याद करो। और ये जो इतिहास है ना भारत में पशुधन विकास का, ये मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया कि पहले क्या था अब क्या है। धन्यवाद।